देखिए 4 ट्राइब्यूनल है इंडिया में मेन। ठीक है, ट्राइब्यूनल का मतलब यही है कि कोई एक अल्टरनेटिव सिस्टम जिसका एक स्पेशल पर्पस हो और वो जस्टिस दे सके। सिंपल बात यही कि कोर्ट में अगर वो चीज़ें ना लाई जा सकें और वो पहले ही उस डिस्प्यूट को यहाँ पे सुलझाया जा सके, तो ये कोर्ट का फॉर्म ही है ये। एक स्पेशल पर्पस होता है हर एक ट्राइब्यूनल का, सिंपल है बात ये। क्योंकि कोर्ट में वैसे भी इतने केस पेंडिंग है, तो इसीलिए कुछ कुछ यहाँ पे ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, उनका एक स्पेशल पर्पस है। एक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ये क्या करता, देखिए ये वो सारे डिस्प्यूट सुलझाता है जो कि रिक्रूटमेंट से और या फिर कोई कंडीशन जो सर्विस की है उससे रिलेटेड होंगे। सारे लोगों का जो भी पब्लिक सर्विसेज पे अपॉइंट होंगे या फिर ऐसी पोस्ट पे होंगे जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होगी, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी जो कि इंडिया के अंदर है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। कोई भी ऐसा मैटर होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो उसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है यहाँ पे सुलझाएगा। इसको आप ये देख सकते हैं, उद्देश्य क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में और मामलों के लिए संघ या फिर अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के मामले में के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं पब्लिक सर्विसेज पे होने चाहिए या फिर पदों से रिलेटेड कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट या फिर कोई कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ तो वो कहा जाएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। चारों की एक खास बात यह है, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, एक आपका आर्म्ड फोर्सेज वाला है, एक आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, एक आपका रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल है। इसमें क्या यहाँ पे है कि सबकी प्रिंसिपल बेंच जो है दिल्ली में ही है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉमन चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ये आर्टिकल 323(1) के तहत पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट इन जो है, और ये 1985 में किया गया था। इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे, नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली। इसमें 17 बेंच हैं इस समय, 21 सर्किट बेंच हैं। इसको 1985 में किया गया था और इसका ज्यूरिसडिक्शन जो होगा वो सिर्फ किससे रिलेटेड होगा, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और जो सर्विस मैटर्स होंगे और जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 में कवर होते होंगे। इस जो ट्राइब्यूनल का है ये कैसे गाइड किया जाएगा, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ये गाइड किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ध्यान रखिए। बाकी इसकी बेंचेस भी कई जगह हैं, जैसे आपकी अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, कटक, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जम्मू, जोधपुर, जयपुर, चेन्नई और मुंबई और पटना। ठीक है, और अगर आप देखेंगे अभी लेटेस्ट में इसका यहाँ पे एक ये करंट अफेयर का पार्ट है कि अभी इसका ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था कैट का, नई दिल्ली में हुआ था 16 फरवरी 2020 को। और एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए ट्राइब्यूनल के मामले से कोई खुश नहीं है तो उसको कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है रिट लगा के आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के मतलब कि आप जो है रिस्पेक्टिव जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट में आप यहाँ पे रिट लगा सकते हैं। ये आपको पता है यहाँ पे कि अगर देखिए एक आपने फंडामेंटल राइट में देखा होगा कि एक आपके पास आर्टिकल होता है 32। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, कोई भी आपका मौलिक अधिकार जो है वो अगर उसमें वायलेट किया गया है या फिर किसी भी तरह से उसमें हस्तक्षेप किया गया है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 है। बस एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का भी आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन हाई कोर्ट जाने का आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट हुआ है तो ही रिट्स यहाँ पे इशू कर सकते हैं, वहाँ पे रिट के माध्यम से जो है आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जो आप फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हुआ है तब भी जा सकते हैं, कोई लीगल राइट आपका वायलेट हुआ है तब भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे डिफरेंस याद रखिएगा। एक और चीज़ है कि एक एक जो है लेटेस्ट अपडेट वो यही है कि अगर मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो ये एक कन्वेंशन बनाया गया है कि भैया पहले आप हाई कोर्ट ही जाइए। ठीक है, अगर जो है हाई कोर्ट में कोई जो है समस्या होती है तब आप सुप्रीम कोर्ट आइए। हालांकि फंडामेंटल राइट है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल यानी कि सशस्त्र सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। ठीक है, इसमें यह है कि अगर आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेज में हैं, मतलब 3 एक्ट यहाँ पे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 एक्ट जो आर्म्ड फोर्सेज हैं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनमें से
अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट है किसी से रिलेटेड, जो है कमीशन से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इनरोलमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है आपका, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में, या फिर इवन जो है कोर्ट मार्शल तक का भी आप यहाँ पे, कोर्ट मार्शल भी हो तो भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि आप जो है ये जो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सर्विस मैटर्स में, ठीक है। सर्विस मैटर में तो ओरिजिनल डायरेक्टली आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट मार्शल किया गया है तो एपुलेट जो है ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब अपील के माध्यम से जा सकते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल वाला है, ये कब ये स्टार्ट किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, ये 8 अगस्त 2009 को किया गया था। कैट वाला हमने देखा था कब किया गया था, ये किया गया था 1985 को, ये दोनों का सन जरूर याद रखिएगा। उसके बाद ये जो आर्म फोर्सेज वाला है इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था 2007, जिसको पार्लियामेंट ने भी यहाँ पे पास किया, और फॉर्मेशन हुआ आर्म फोर्सेज ट्राइब्यूनल का, ठीक है। इसमें 3 एक्ट हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कौन कौन से। एक है आपका आर्मी एक्ट 1950 वाला, नेवी एक्ट है 1957 वाला, एयरफोर्स एक्ट है 1950 वाला। ये तीनों एक्ट का जो है सन याद रखिएगा, ये भी आपको अलग से फैक्ट में पूछ सकते हैं। आर्मी और एयरफोर्स का 1950 वाला है, नेवी का 1957 वाला है। इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डिस्प्यूट है, कंप्लेन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इनरोलमेंट से, या किसी भी टाइप की सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है, तो आप जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में। मतलब जो भी हमारे फोर्सेस के लोग हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसकी प्रिंसिपल बेंच है नई दिल्ली में, इसकी और भी बेंच है कोची, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी और चंडीगढ़। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने कई बार सुनी रखा होगा, एनजीटी। एनजीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं इसको एग्जाम में, और ये एक स्टेटूटरी बॉडी है एनजीटी, ध्यान रखिएगा। इसको भी एक एक्ट के तहत क्रिएट किया गया है। ये चारों ही ट्राइब्यूनल अगर आप देखेंगे तो ये चारों ही स्टेटूटरी बॉडी है, मतलब कि एक्ट के तहत यहाँ पे इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, एक्ट के तहत यहाँ पे बनाया गया है। अब देखिए एनजीटी में क्या है, एनजीटी में वही है कि कोई भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, कंजर्वेशन फॉरेस्ट से रिलेटेड, या फिर कोई और नेचुरल रिसोर्स के जो है कंजर्वेशन से रिलेटेड, ये वाले सारे राइट यहाँ पे सुनता है आपके। कोई भी डिस्प्यूट होगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसका नाम क्या है, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। और इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। 5 साल के लिए सिर्फ इनका ऑफिस होता है, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो एनजीटी का चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद ही यहाँ पे एनजीटी का चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी प्रिंसिपल बेंच भी नई दिल्ली में है। बेंच इसकी बहुत और कहाँ कहाँ पे, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ याद रखिएगा, ये कि पहली बात ये जो है, ये ट्राइब्यूनल जो एनजीटी वाला है, ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसके प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, इसका कोई बाध्य नहीं है। ये किससे गाइड होता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से, ठीक है। इसको एनजीटी को यहाँ पे कब इस्टेब्लिश किया गया था, 18 अक्टूबर 2010। ये सन जरूर याद रखना है, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, एनजीटी एक्ट 2010। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बहुत है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया एनजीटी जो है वो कौन कौन से सिविल केसेस देख सकता है। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर 7 लॉ है, 7 लॉ से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो डायरेक्ट आप एनजीटी में जा सकते हैं। कौन कौन से लॉ हैं आपके, एक आपका वाटर वाला लॉ हो गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974 वाला, फिर वाटर सेस वाला 1977 वाला, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाला, एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल जो ऑफ पॉल्यूशन ये 1981 वाला, और ईपीए जिसको कि अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला जो है, इसको अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना ये। और पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है आपका 2002। इन सबके सन याद रखना है भैया, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कौन कौन से फिर से देख लो एक बार, वाटर एक्ट का क्या है 1974 है, वाटर सेस वाला 1977 है, फिर आपका जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 है, एयर वाला जो है 1981 है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 सबसे इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला एक्ट है ये, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है, ईपीए, और फिर ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, ठीक है। एक यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सेप्शन है कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला और SC/ST एक्ट, वो एनजीटी के दायरे में नहीं आता है, ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। और लास्ट में है ये रेलवे ट्राइब्यूनल। ये अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट है रेल के जो लोग यूज़ करते हैं, जो रेल यात्री होते हैं, ठीक है, उनके लिए
इसमें यही है कि ये इसको कैसे इस्टेब्लिश किया गया था, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल 1987 में बनाया गया था। और ये स्पीडी यहाँ पे एडजुडिकेशन देता है कि आपको तेजी से स्थगन के लिए, रेल घटना हो गई या दुर्घटना हो गई, पीड़ित को मुआवजा मिला कि नहीं मिला, प्लस और कोई राहत वहाँ पे प्रदान करना है कि नहीं, किराया, माल भाड़ा, ये रिफंड और जितनी भी सारे डिस्प्यूट हैं सब इसी के अंडर में आते हैं। नई दिल्ली में इसकी यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच है। जितने भी 4 ट्राइब्यूनल हैं, चाहे वो कैट हो, चाहे आपका आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल हो, चाहे आपका एनजीटी हो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो, चाहे आपका आरसीटी हो यानी कि रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल, चारों की बेंच जो है दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच। बाकी रेलवे की और कहाँ कहाँ पे है बेंच, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़, चेन्नई, एर्नाकुलम, गोरखपुर, गुवाहाटी, गाजियाबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और सिकंदराबाद। ठीक है।